हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुलाइट ट्यूटोरियल पे। आज हम लोग एसएससी जेईई के प्रीवियस सैंपल पेपर देखेंगे पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। आइए, पहला क्वेश्चन देखिए, आपको वहाँ दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपको वहाँ दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड में दिख रहा होगा। मेरे यहाँ से मोबाइल है, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, आप वहाँ देख के बताइए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है मैच द कॉलम है, ठीक ना। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। तो लिस्ट 1 में पहला है ए दिया हुआ डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर आपको दिख रहा है और डीसी शंट मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर क्या करता है? डीसी सीरीज मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए होता है। आपको पार्ट 1 नहीं देखेगा, पहले वहां जाके देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छा से बताया है सीरीज मोटर के लिए और शंट मोटर के लिए। तो ऐसे डीसी सीरीज मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए होता है और डीसी शंट मोटर जो होता है स्पीड रेगुलेशन के लिए अच्छा होता है। तो डीसी कॉन्स्टेंट स्पीड होता है उसका। तो देखिए पहला का क्या होगा, डीसी सीरीज मोटर का हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो कौन सा? ए का 2 आपका हो गया और बी का 1। ए का 2 और बी का 1, ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी आंसर। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लैप ऑन DC generator having 250 armature conductor run at 1200 RPM. If the generated EMF is 200 voltage, then the operating flux of the DC generator is। हमको क्या बोल रहा है कि DC जनरेटर है, उसमें ऑपरेटिंग फ्लक्स के बारे में पूछ रहा है, जिसमें कि आपको 250 आर्मेचर कंडक्टर दिया हुआ है और इसके बाद आपका स्पीड भी दिया हुआ है 1200 RPM में स्पीड भी दिया हुआ है और ईएमएफ भी 200 वोल्टेज दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला देखते हैं। आपको बताया था कि फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू PN5 इंटू जेड बाई ए इंटू 60। ये आपको बताया था, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ वोल्टेज कितना दिया हुआ, 200 वोल्टेज दिया हुआ है। पी पोल कितना हुआ, पोल आपका क्या है, देखिए पोल नहीं दिया हुआ है मगर लैप ऑन दिया हुआ है। लैप ऑन में क्या होता है, ए इजगल टू पी। लैप ऑन का आपको बताया था ना, ए इजगल टू क्या होता है, पी के बराबर। तो यहाँ पी रहने दीजिए और यहाँ एन स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है आपका 1200 RPM और फ्लक्स निकालना है, यही हमको निकालना है। सबसे पहला मोटिव क्या है, हमको ये निकालना है। जेड देखिए कंडक्टर दिया होगा 250 आर्मेचर कंडक्टर दिया हुआ है। ए यहाँ रहने दीजिए और 60। तो यहाँ पर लैप ऑन दिया हुआ, तो लैप के लिए क्या है, ए इजगल टू पी, मतलब ए इजगल टू पी हो गया तो इसको काट सकते हैं क्योंकि इक्वल है दोनों। तो यहाँ पर दिया भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सॉल्व कीजिए। 60, तो 60 को काटिए 20। अब यहाँ पर लाइए 20 को यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 10 और इसको फ्लक्स आ जाएगा आपका 10 बाई 250, मतलब 0 0 कैंसिल, 1 बाई 25 इजकल टू 0.04 आपका वेबर। क्लियर है? कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका भी बी आंसर हो जाएगा, बी। क्लियर है? नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट स्पीड अटेंड बाय डीसी शंट मोटर इज। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि दी हाईएस्ट स्पीड बताना है अटेंड बाय डीसी शंट मोटर। कब मेरा डीसी शंट मोटर में हाईएस्ट स्पीड होता है, तो आइए देखते हैं उसका पहले डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये डीसी शंट मोटर के बारे में पहले डायग्राम देख लेते हैं। आइए, क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको देखिए। पहले डीसी शंट मोटर के बारे में देखिए, डायग्राम क्या होता है, हाईएस्ट स्पीड। तो नो लोड का स्पीड में आपका उसका डीसी शंट मोटर का हाई होता है स्पीड। कैसे, इसका डायग्राम एक बार देखिए। क्वेश्चन थोड़ा देखिए, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए ऑप्शन में क्या क्या है पहले देख लेते हैं। ऑप्शन में मच हायर देन नो लोड स्पीड, मच लोअर देन नो लोड स्पीड, आइडियली इनफिनाइट, इक्वल टू नो लोड स्पीड, इक्वल टू नो लोड स्पीड। ऑप्शन डी देखिए कैसे होगा, आपको बताते हैं। देखिए यहाँ का डीसी शंट मोटर के लिए ये पॉइंट है, नो लोड स्पीड एट नो लोड, इस तरह का रहता है। क्लियर है? अब डीसी शंट मोटर इस जगह रहता है, मतलब ये इक्वल हो जाता है, नो लोड बहुत कम होता है, मतलब इसके अप्रोक्स इक्वल होता है। तो इसका डीसी ये है शंट मोटर का।
शंट मोटर है डीसी का। ये नो लोड स्पीड है, मतलब नो लोड स्पीड। तो यहाँ पूछ क्या रहा, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा दी हाईएस्ट स्पीड अटेंड बाय डीसी शंट मोटर इक्वल टू नो लोड स्पीड है। जो ये नो लोड स्पीड है ना, इक्वल होता है, देख रहे हैं ना, दोनों इक्वल है इसके। और बाकी का सब देखिएगा तो नीचे होता है, यहाँ इस तरह का ग्राफ बनता है। तो डीसी शंट मोटर होता है ना, नो लोड स्पीड के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इक्वल टू नो लोड स्पीड, डी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पढ़िए, ब्लैक बोर्ड में दिख रहा होगा, आप उसको सॉल्व कीजिए तब तक। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर जो है उसका रोटेशन किस तरह का होगा वो बताना है। जो रोटेशन होता है उस किस तरह का कर सकते हैं, कैन वी रिवर्स बाय इंटरचेंजिंग। जो डीसी शंट मोटर को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता चलना चाहिए कि क्या है उसका डीसी शंट मोटर का। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि डीसी शंट मोटर का फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बाद कैसे रिवर्स होता है, कौन सा प्रोसेस से होता है, ये भी जानते हैं। तो देखिए डीसी शंट मोटर, तो शंट मोटर का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का होता है फॉर्मूला। लेकिन रिवर्स करना तो मेरा टॉर्क से ही मेन जब तक टॉर्क में आपका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक वो स्पीड को मतलब रोटेट कैसे करिएगा। जैसे ही टॉर्क में अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तभी तो रिवर्स कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले इसको टॉर्क का फॉर्मूला देखिए, डीसी शंट मोटर का होता है के फाई आई होता है। तो ये तो आर्मेचर करंट हो गया। ये जो होता है फील्ड होता है, फील्ड करंट होता है। और ये किसका है, शंट मोटर का। और टॉर्क इज इक्वल टू के फाई आई ए, मतलब के आई ए स्क्वायर कर देते हैं, आई ए स्क्वायर। ये होता है सीरीज के लिए, सीरीज के लिए। यहाँ फ्लक्स जो होता है ना, ये आर्मेचर पर डिपेंड कर जाता है, मतलब आर्मेचर के बराबर होता है। यहाँ जो फ्लक्स है ना फील्ड का है, और ये आर्मेचर करंट अलग है। तो मतलब ये आई एफ हो गया और ये आई ए हो गया। तो यहाँ देखिए जो शंट मोटर है तो टॉर्क किस पर डिपेंड है, आई ए और आई एफ के बारे में। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, इसको रिवर्स करने के लिए दी आर्मेचर टर्मिनल ओनली। आर्मेचर टर्मिनल को हम लोग रिवर्स करेंगे तभी मेरा डायरेक्शन और डीसी शंट मोटर रोटेट होगा। मान लीजिए यहाँ पर हम टॉर्क को के माइनस आई ए कर दिए और आई एफ को रहने दिए, तो इससे भी तो मेरा जैसे टॉर्क निगेटिव आया तो मेरा रिवर्स हो जाएगा डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में शंट मोटर रोटेट कर रहा था, मान लीजिए इस तरह का क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, और जैसे ही आपका फील्ड करंट को आपको रिवर्स किया तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। पहला मेथड। और सेकेंड वाला देखिए, अगर यही आपको फील्ड करंट, जैसे फील्ड करंट को हम लोग माइनस कर दिया जाए, माइनस आई एफ कर दे, तो मेरा टॉर्क भी मेरा निगेटिव आ जाएगा। तो टॉर्क जैसे निगेटिव आया तो मेरा जो मोटर था जो जिस डायरेक्शन रोटेट कर रहा था ठीक इसका अपोजिट में रिवर्स हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायरेक्शन और रोटेशन ऑफ डीसी शंट मोटर कैन बी रिवर्स बाय इंटरचेंजिंग। क्या मेथड है कि हम लोग इसको रोटेट, जो जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है डीसी शंट मोटर उसको अपोजिट में रोटेट करें, इंटरचेंज करना है। तो पहला है कि आर्मेचर टर्मिनल ओनली तो नहीं हो सकता, क्योंकि आर्मेचर से नहीं हो रहा है, आर्मेचर से हो रहा मगर ओनली बोल दिया तो केवल ओनली की बात कर रहा, तो ओनली तो नहीं है, फील्ड से भी हो रहा। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अब वो नेक्स्ट ऑप्शन वहां दिख रहा होगा, आइदर फील्ड और आर्मेचर करें। आइदर फील्ड और आर्मेचर टर्मिनल, आपको देख रहा है आर्मेचर और फील्ड, देखिए दोनों से हो रहा है ना। फील्ड से भी डायरेक्शन रोटेट करते हैं तो निगेटिव हो जाता है, और आर्मेचर से भी। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आर्मेचर ओनली बोल दिया ना, अगर फील्ड ओनली बोलेगा तो भी नहीं होगा, आर्मेचर भी बोलेगा तो नहीं होगा। आइदर मतलब दोनों से हो रहा है ना, तो आर्मेचर से भी होगा। अगर आर्मेचर का डायरेक्शन में रोटेट, टर्मिनल का रोटेट मतलब डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तब मेरा डायरेक्शन रोटेट हो जाएगा। और ये फील्ड करंट का अगर डायरेक्शन का रोटेट कर मतलब निगेटिव कर रहा है तो मेरा डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आइदर फील्ड और आर्मेचर टर्मिनल, आइदर होना चाहिए एक किसी का। आइए नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। एसी सीरीज मोटर आर बिल्ड विथ एज फ्यू टर्न एज पॉसिबल टू रिड्यूस। एसी सीरीज मोटर जो है बिल्ड विथ ए फ्यू टर्न्स एज पॉसिबल टू रिड्यूस। क्या रिड्यूस करता है, पहला फ्लक्स, सेकेंड रिलक्टेंस, थर्ड ऑप्शन आयरन लॉसेस, और लास्ट स्पीड। तो एसी सीरीज मोटर अगर हम लोग फ्यू टर्न मतलब कि अगर टर्न्स को कम करने से मेरा क्या प्रभाव पड़ेगा सीरीज मोटर में, वो बताना है एसी सीरीज मोटर में। तो एसी सीरीज मोटर तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला पहले जानिए क्या होता है। सबसे पहले रिलक्टेंस के बारे में जानते हैं। फ्लक्स तो जानते ही है, फ्लक्स क्या होता है, रिलक्टेंस।
रिलक्टेंस होता है, उसका फॉर्मूला होता है mmf/फ्लक्स, ये होता है, ये आप लोग जानते होंगे बेसिक में। तो mmf क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आर्मेचर करंट बाई फ्लक्स। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सीरीज मोटर बिल्ड विथ अ फ्यू टर्न्स, जो ये टर्न्स है मेरा फ्यू टर्न्स का मतलब कम घटा रहा है ना, फ्यू टर्न्स, ज्यादा तो नहीं कर रहा है। फ्यू टर्न्स का मतलब वही है कि कम हो रहा है। जैसे फ्यू टर्न्स करेंगे तो मेरा रिलक्टेंस भी घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिलक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर n घटा, टर्न्स घटाया तो रिलक्टेंस भी घटेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी रिलक्टेंस। क्लियर है, फ्लक्स तो नहीं होगा, फ्लक्स और टर्न से कोई रिलेशन नहीं है, तो फ्लक्स होगा ही नहीं, स्पीड से होगा नहीं, तो आयरन लॉसेस नहीं होगा। ऑप्शन बी बच रहा रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस का आपका फॉर्मूला भी बता दिया किस तरह का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल ऑफ डीसी मशीन आर ऑफन लैमिनेटेड टू रेड्यूस। तो इसके बारे में आपको पहले भी एनसीईआरटी के बारे में हमने एनालिसिस किया था, तो ये आपको क्वेश्चन आया हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। अगर नहीं देखे होंगे एक बार देख लीजिएगा, उसमें हमने एनालिसिस पूरा जो भी एग्जाम में आया था तो मैंने उसको एनालिसिस करके वीडियो डाला हुआ है। तो यही क्वेश्चन आया था कि पोल ऑफ डीसी मशीन आर ऑफन लैमिनेटेड टू रेड्यूस। तो लेमिनेशन का बाद जहां भी कर दिया जाए तो ईडी करंट लॉसेस होता है, ये बताया है आपको डिस्क्रिप्शन, बहुत अच्छा से बताया है। तो जैसे ही लेमिनेशन करेंगे तो हम लोग ईडी करंट लॉसेस करेंगे। अगर लेमिनेशन नहीं करके अगर कोई भी मतलब मटेरियल का बात किया जाएगा, जैसे सिलिकॉन मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो ये आपका हिस्टेरिक लॉसेस का रिड्यूस करेगा। तो दोनों का अंदर याद रखिएगा, जहां लेमिनेशन आपको दिख जाएगा तो आपको सीधा ईडी करंट लॉसेस मारिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, ईडी करंट लॉसेस। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आया था, ऑप्शन ए। आप लोग वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत यूनिक लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। ऐसा भी नहीं है कि खाली आंसर सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इससे बेसिक को जो भी कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है तो आपको बता रहे हैं। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए वहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर कैन वर्क सेटिस्फाई ऑन बोथ एसी एंड डीसी। कौन सा मोटर है जो कि एसी और डीसी पे काम करता है, कौन सा मोटर? देखिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर पढ़े थे, डीसी सीरीज मोटर तो पढ़े थे, किसके डीसी नाम ही देख रहे हैं, डीसी सीरीज मोटर तो डीसी यूज कर रहे हैं। अब जहाँ एसी अगर यूज कर देंगे तो यूनिवर्सल मोटर हो जाता है। अगर एसी सीरीज मोटर का बोला जाए, एसी सीरीज मोटर, इसी को हम लोग दूसरा नाम बोला सीरीज मोटर, इसी का अनदर नेम होता है, हम लोग इसको बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। क्लियर है? और डीसी सीरीज मोटर तो जानते ही हैं। तो एसी में कौन सा नाम दिया जाता है, यूनिवर्सल मोटर। ये यूनिवर्सल मोटर क्या होता है, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। तो अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में, इंडक्शन मोटर क्या होता है, हिस्टेरिसिस मोटर क्या होता है, तो मैंने EduLite ट्यूटोरियल पे आपको प्लेलिस्ट में एक इंडक्शन मोटर के बारे में सिंगल फेज और 3 फेज दोनों बताया हुआ वीडियो, बहुत अच्छे से बताया हुआ, पूरा कॉन्सेप्ट दिए हुए। तो अगर नहीं पता है तो वहां जाके वीडियो जाके देखिए, बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा, इससे क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं यूनिवर्सल मोटर के बारे में। तो चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका क्या पूछ रहा था, कौन सा यूज करते हैं एसी और डीसी बोथ के लिए? तो सीरीज मोटर डीसी के लिए भी यूज करते हैं और एसी के लिए भी यूज करते हैं। तो डीसी के लिए तो जानते हैं डीसी सीरीज मोटर क्या होता है, और एसी सीरीज मोटर क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मोटर होता है। जैसे यूनिवर्सल मोटर के बारे में आपको पता है, जितना भी होम अप्लायंसेस, मिक्सर हो गया, फिर ड्रायर हो गया, आपका क्लीनर हो गया, जो भी ड्राई क्लीनर हो, ये सब यूज करते हैं यूनिवर्सल मोटर में। जितना भी मिक्सिंग, जितना भी होम अप्लायंसेस हो गया जो भी यूज करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, A 3-phase transformer has its primary connected in delta। 3-phase ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी कनेक्टेड किसमें कनेक्ट किया, प्राइमरी कनेक्टेड इन डेल्टा एंड सेकेंडरी इन स्टार। फिर उसके बाद सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स रेशियो पर फेज इज 6 पर फेज, मतलब फेज वैल्यू दिया हुआ है सेकेंडरी टू प्राइमरी। फॉर अ प्राइमरी वोल्टेज 200 वोल्टेज, मतलब प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज 200, सेकेंडरी वोल्टेज वुड भी, मुझे सेकेंडरी वोल्टेज बोल रहा है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है मगर कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, एक आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर लिए,
प्राइमरी में क्या कनेक्ट किया गया है, प्राइमरी में डेल्टा कनेक्टेड है और सेकेंडरी में आपका स्टार कनेक्टेड है और टर्न्स रेशियो दोनों का दिया हुआ है, सेकेंडरी टू प्राइमरी पर फेज टर्न्स रेशियो दिया हुआ है। तो वोल्टेज भी पता है V2/V1 हो जाएगा, N2/N1 दिया हुआ है तो V2/V1 उस रिलेशन से निकाल सकते हैं। और उसके बाद क्या बोल रहा है, V1 भी दिया, प्राइमरी वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो सेकेंडरी वोल्टेज पूछ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। यहाँ ट्रांसफार्मर है 3 फेज, आपका कौन सा प्राइमरी में क्या कनेक्ट किया गया, देखिए क्वेश्चन में आपको देखिए प्राइमरी में क्या कनेक्ट किया गया, प्राइमरी में आपका है डेल्टा कनेक्टेड है और सेकेंडरी में क्या है, स्टार कनेक्टेड है। सबसे पहला बात ये हो गया, ये दिया हुआ। अब देखिए इसके बाद यह है सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स, मतलब सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स इक्वल टू V2/V1। ये कितना दिया हुआ है, N2/N1 कितना दिया, क्वेश्चन दिया हुआ पर फेज वैल्यू, सब फेज वैल्यू है क्योंकि यहाँ लिख दिया ना फेज वैल्यू, तो कितना है 6 है। तो प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में आपको प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका फॉर प्राइमरी वोल्टेज 200, प्राइमरी वोल्टेज 200 है तो V2 हो जाएगा 6 × V1, तो 6 × V1 कितना दिया हुआ, V1 आपका 200 तो 1200 वोल्टेज। तो ये तो आप आंसर ले, अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहता तो आप टिक कर देते हैं, मगर यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ देखिए 1200, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर दीजिएगा कि ये आंसर आ गया। मगर यहाँ देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया, ये हम निकाले हैं, क्या निकाले पता है, ये 1200 V2 कौन सा निकाले, सेकेंडरी वोल्टेज है ना, सेकेंडरी वाला स्टार वाला, तो सेकेंडरी वाला निकाले, सेकेंडरी वोल्टेज निकाले, तो सेकेंडरी वोल्टेज मेरा निकाले हैं, तो ये कौन सा है, फेज वोल्टेज है, V फेज का, फेज रेशियो दिया था ना, N2/N1 देखिए टर्न्स रेशियो पर फेज दिया हुआ था, तो फेज रेशियो निकाले हैं। मगर मुझे लाइन यहाँ जब भी कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा तब तक यहाँ देखिए, यहाँ निकालने के लिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला कि वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज वुड बी, तो V2 निकालना है रूट लाइन वोल्टेज, ऐसा नहीं है कि फेज वैल्यू निकालना है। लाइन वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज होता है √3 V फेज होता है, आपको पता है ना, कौन सा, स्टार वाला। डेल्टा में आपको तो पता है, देखिए अगर नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए, डेल्टा के लिए होता है V फेज इक्वल टू VL, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और लाइन करंट होता है, लाइन इक्वल टू √3 I फेज, ये आपका कंडीशन होता है डेल्टा का। अगर यहाँ स्टार का देख लेते हैं, स्टार में होता है लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट और वोल्टेज V लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज। तो हमको मेरा फेज वोल्टेज निकाला हुआ है, फेज वोल्टेज कितना है 1200 वोल्टेज निकाला है, मगर हमको पूछा क्या, लाइन वोल्टेज निकालने बोल रहा है, ये लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज नहीं लिखा हुआ तो डिफॉल्ट लाइन वोल्टेज होगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहेगा तो लाइन वोल्टेज है। तो √3 टाइम V फेज, तो √3 × V फेज कितना आया 1200। जनरली यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, V2 निकाल लीजिएगा और आंसर टिक कर दीजिएगा, 1200 तो दिया हुआ तो 1200, तो आप लूज कर जाइएगा 2 मार्क्स। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, √3 × यहाँ नहीं दिख रहा, इधर लिख देते हैं, यहाँ देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, √3 × 1200 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 278 वोल्टेज। तो ये आंसर होना चाहिए, ना कि ये वाला। तो यहाँ तक सॉल्व कर लीजिएगा, ये नहीं है, ये फेज वोल्टेज निकाले हम लोग, जो भी, क्योंकि यहाँ देखिए स्टार में टर्न्स रेशियो भी दिया गया, पर फेज वैल्यू दिया हुआ है, तो पर फेज वैल्यू निकाले हैं। मगर मुझे पूछा कि लाइन वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग √3 V फेज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आंसर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है ना। आयरन लॉसेस, आयरन लॉसेस कितना दिया हुआ है, आयरन लॉसेस आपका है 1 किलोवाट। कॉपर लॉसेस देख लेते हैं, कॉपर लॉसेस दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ, कॉपर लॉसेस 2 किलोवाट। हमको निकालने क्या बोल रहा है, देखिए निकालने क्या बोल रहा है आपको, दी मैक्सिमम इफिशियंसी अकर एट अ लोड। मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होगा आपको, मैक्सिमम इफिशियंसी अकर एट अ लोड, लोडिंग का बारे में पूछ रहा है, मतलब KVA मैक्सिमम पूछ रहा है इफिशियंसी पर। तो KVA इंटू मैक्सिमम के लिए KVA जो वाइंडिंग का दिया हुआ रहता है अंडर रूट आयरन लॉसेस डिवाइडेड बाई कॉपर लॉसेस, ये फॉर्मूला होता है, ये लिख लीजिए। अगर नहीं पता है तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए जब भी लोडिंग का क्वेश्चन पूछा जाए। तो KVA हमको पूछ रहा था आपका, दी मैक्सिमम इफिशियंसी अगर पूछ रहा है तो लोड ऑफ कौन सा लोड पर पूछ रहा है, तो देखिए कितना 100 KVA दिया हुआ, KVA कितना दिया हुआ 100 KVA।
इंटू आयरन लॉसेस कितना है 1 किलोवाट और कॉपर लॉसेस कितना है 2 किलोवाट। तो किलोवाट किलोवाट कैंसिल 1/2, तो मुझे पता है 1/2 कितना वैल्यू होता है 100 इंटू 0.707 होता है। मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से तो 70.7 kVA है। ये आंसर आएगा लोडिंग का आपका। कौन सा है आंसर? केवी बी। क्लियर है? देख रहे हैं, देखिए आयरन लॉसेस दिया, कॉपर लॉसेस दिया हुआ, आपको केवीए मैक्सिमम पूछ रहा है, इफिशियंसी का पूछ रहा है, तो केवीए इंटू √PI/PCU, इसी को एक्स बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए 100 इंटू इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 70.7 kVA। आंसर ऑप्शन नंबर बी, देखिए ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी आयरन लॉसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन आयरन लॉसेस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इन अ फेरोमैग्नेटिक कोर। आयरन लॉसेस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इन अ फेरोमैग्नेटिक कोर व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी इज। तो आपको पूछ रहा है आयरन लॉसेस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, मतलब आयरन लॉसेस डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कीजिएगा तो मेरा जो कोई भी ग्राफ आएगा वो किस तरह का वेरी करेगा। ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, पैराबोला या कांस्टेंट। तो सबसे पहले आयरन लॉसेस के बारे में जान लेते हैं क्या होता है आयरन लॉसेस। देखिए आयरन लॉसेस, तो आयरन लॉसेस के लिए फॉर्मूला होता है कि ये देखिएगा PI = AF + BF। कोई बता सकता है इसको क्या बोलते हैं, AF को क्या बोलते हैं और BF स्क्वायर को क्या बोलते हैं? अगर पता है तो कमेंट कीजिएगा AF और BF स्क्वायर को क्या बोलते हैं। तो देखिए आपको बताते हैं, AF मेरा यहाँ पर है हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है, इसी को हम लोग हिस्टेरिसिस लॉसेस बोलते हैं AF को। अब BF स्क्वायर जो है मेरा, इसको बोलते हैं ED लॉसेस। ये ED लॉसेस, ये मेरा ED लॉसेस है, इसको हम लोग ED लॉसेस बोलते हैं, इसको हम हिस्टेरिसिस लॉसेस बोलते हैं। तो यही मेरा आयरन लॉसेस होता है। आयरन लॉसेस दो तरह का होता है, एक ED लॉसेस होता है, हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है। तो क्लियर होना चाहिए कि AF किसको बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉसेस को, और BF स्क्वायर किसको बोलते हैं, ED करंट लॉसेस को। अब देखिए हमको क्वेश्चन में बोला है कि आयरन लॉसेस डिवाइडेड बाई F, मतलब कि आयरन लॉसेस डिवाइडेड बाई F कीजिएगा तो क्या आता है ये बताना। तो F इससे कॉमन लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो F यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो A बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा BF बचेगा। अब यही निकालने पूछ रहा था, ये जो आयरन लॉसेस डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, ये मेरा इक्वेशन जो आया ये क्या डिनोट करता है, ये पूछ रहा था क्या डिनोट करता है। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको पता है, y = क्या होता है mx + c होता है। यहाँ c मेरा कांस्टेंट ये है और m क्या है मेरा b है और x जान रहे x प्लॉट जो है। तो ये आपका ये क्या है स्ट्रेट लाइन का है, स्ट्रेट लाइन का प्लॉट है। y = mx + c होता है ना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है जो FI जो आयरन लॉसेस डिवाइडेड फ्रीक्वेंसी की है, ये मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रहा है विथ पॉजिटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप तो है नहीं, क्या कि यहाँ कांस्टेंट मेरा पॉजिटिव है, तो ये मेरा पॉजिटिव स्लोप हो गया। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। क्लियर है ना, ये वाला चीज को फंडा ए आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है। अब इसी को न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा, आगे देखेंगे अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इसी बेस पर न्यूमेरिकल भी बनता है क्वेश्चन। तो अभी फिलहाल इस जो क्वेश्चन पूछा था इसको देख लेते हैं। कि हमको पूछ रहा था FI/F, यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है, आयरन लॉसेस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। आयरन लॉसेस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी क्या डिनोट करता है, ये जो इक्वेशन आया मेरा क्या है, ये मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्या कि y = mx + c और c मेरा यहाँ कांस्टेंट मेरा a है और ये स्लोप हो गया b और f फ्रीक्वेंसी हो गया x एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ न्यूमेरिकल पूछ दिया, आपको अभी बता रहे थे। देखिए ग्राफ आपको दिख रहा है वहाँ, देखिए वहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा होगा। ग्राफ नहीं पता तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ ग्राफ इस तरह का बना हुआ, ये मेरा वैल्यू जो दिया कांस्टेंट कितना है 0.01 है और यहाँ स्लोप दिया हुआ है। स्लोप कितना है, स्लोप है मेरा 0.001 स्लोप दिया हुआ है। ये ग्राफ किसका, PI/F का, PI/F जो अभी यहाँ निकाले थे। देखिए यहाँ जस्ट यहाँ निकाले थे ना PI/F। PI/F क्या होता है, A + BF, यही होता है ना।
यहाँ मेरा कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट इसी को बोलते हैं कांस्टेंट सी, मतलब इसको बोले थे अभी y प्लस एम एक्स प्लस सी बोलते थे ना, तो यही मेरा कांस्टेंट है c इक्वल टू 0.0, यही मेरा a है, a का वैल्यू कितना 0.01, और b आपको बताया था कि जो स्लोप होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बताते हैं mx, तो m क्या होता था b के बोलते थे स्लोप। अभी इसका जस्ट पहले ही क्वेश्चन है तो जो बताया वही देखिए, यहाँ b का वैल्यू भी दिया, ग्राफ में ऐसा वैल्यू दे दिया है 0.001, क्लियर है, ये इतना दिया हुआ है ग्राफ से, अब मुझे पता चले ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ दिया हुआ तो यहाँ का a का वैल्यू पता चल गया, b का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब डायग्राम से पता चल गया, अब क्वेश्चन देखिए क्या निकालने बोल रहा है। Fi इज द आयरन लॉसेज एंड फ्रीक्वेंसी हिस्टेरिसिस एंड ईडी करंट लॉसेज ऑफ दिस सीट। हमको हिस्टेरिसिस लॉसेज पूछ, मतलब हिस्टेरिसिस एंड ईडी करंट लॉसेज पूछ रहा है, हिस्टेरिसिस एंड ईडी करंट लॉसेज कब, फ्रीक्वेंसी f पर, मतलब फ्रीक्वेंसी f कितना दिया हुआ 100 हर्ट्ज, क्लियर है। अब सब पता है, देखिए हिस्टेरिसिस लॉसेज यहाँ पर AF कर दीजिए और यहाँ ईडी करंट लॉसेज पूछ रहा है तो BF स्क्वायर कर दीजिए। तो पहले हम लोग कौन सा देखते हैं, पहला क्या निकालने बोल रहा है, हिस्टेरिसिस बोल रहा है ना, तो हिस्टेरिसिस देख लेते हैं। हिस्टेरिसिस के लिए AF, तो A मेरा कितना आया 0.01, फ्रीक्वेंसी कितना है 100, तो ये 0 0 0 कैंसिल तो 1 आ गया, कितना आ गया 1 वाट, 1 वाट है, 1 वाट दिख रहा है ऑप्शन सी एंड डी का ऑप्शन दिख रहा है आपको। आइए सेकंड क्या निकालने वाला, ईडी करंट लॉसेस, ईडी करंट लॉसेस एफ क्या है BF स्क्वायर, देखिए इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी के लिए आपको बताया था कि ये इक्वेशन याद रखिएगा। तो FE BF स्क्वायर, बी देखिए कितना, बी कितना 0.001 इंटू 100 का स्क्वायर, देखिए तो यहाँ पर 1000, इसको पॉइंट को हटाएं हम लोग, 1 2 1 2 10, तो कितना है 10 वाट दिख रहा है, 10 वाट, हाँ। चलिए तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सी तो नहीं आ रहा है, 5 वाट दिया हुआ, डी दिया 1 वाट एंड 10 वाट, कौन सा आंसर हो जाएगा डी है। तो ये आपका न्यूमेरिकल था ना, देखिए पहले इससे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा कॉन्सेप्ट वाइज, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो देखिए थ्योरेटिकल इसमें क्वेश्चन दोनों, अब दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया, थ्योरेटिकल भी समझ में आ गया और न्यूमेरिकल, अब जब भी क्वेश्चन आएगा इसी तरह पूछेगा तो बना लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टेरिसिस लॉसेस आर प्रेजेंट इन आयरन कोर कॉइल। मेरा हिस्टेरिसिस लॉसेस आर प्रेजेंट इन आयरन कोर कॉइल व्हेन, मैं जो हिस्टेरिसिस लॉसेस जो हम लोग निकाले हैं ना, जो आयरन कॉइल होता है उसमें कैसा रहता है, करंट क्या नेचर क्या होता है, करंट इन द कॉइल इज अल्टरनेटिंग करंट होता है, या करंट इन द अनसिमेट्रिकल अल्टरनेटिंग, मतलब अनसिमेट्रिकल टाइप का, और करंट इन द कॉइल इज डीसी ओनली, डीसी तो होगा नहीं, और करंट इन द कॉइल इज साइनसोइडल ओनली। तो मेरा जो करंट यूज होता है हिस्टेरिसिस में एक अल्टरनेटिंग तरफ का ही होता है, तभी ये आपका हिस्टेरिसिस लॉसेस में निकलता है, लॉसेस होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका ए, 41 का ए, 41 का ए, मतलब क्वेश्चन जो अभी जो क्वेश्चन है इसका ए। ईडी करंट लॉसेस इसमें ऑप्शन में दिया है कि क्या होगा, एफ स्क्वायर होगा या 1/f होगा या फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट फ्रीक्वेंसी होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ आपको, ये ऑप्शन आपको डायरेक्ट बताया, क्वेश्चन दिख रहा है तो इसमें आपको ऑप्शन में ये सब दिया हुआ, क्लियर है। अब देखिए ईडी करंट लॉसेस के बारे में देखते हैं। ईडी करंट लॉसेस डायरेक्टली वी स्क्वायर, तो पहले फॉर्मूला जान लेते हैं वी का क्या होता है, जो हम लोग EMF निकालते हैं ट्रांसफॉर्मर, उसका फॉर्मूला जानते हैं बेसिक 4.441 इंटू एफ एन 5max होता है, 5max इंटू थिकनेस ये होता है। अब देखिए यहाँ का स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे पूरा होल स्क्वायर के, यहाँ लिख देते हैं ईडी करंट लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर कर दीजिए। तो ये सब कांस्टेंट चीज का उसको जरूरत नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट देखिए एफ स्क्वायर आया, फ्रीक्वेंसी की स्क्वायरिंग किया तो एफ स्क्वायर एन स्क्वायर 5max 5 स्क्वायर इंटू थिकनेस का स्क्वायर, तो मेनली मेरा क्या है फ्रीक्वेंसी से स्क्वायर होता है, तो फ्रीक्वेंसी से स्क्वायर ईडी करंट लॉसेस होता है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट था, ये आपको बता दिए, फॉर्मूला यहाँ पर क्लियर लिख भी दिए और उससे ईडी करंट लॉसेस के बारे में भी बता दिए, ये होता है ईडी करंट का डायरेक्टली वी स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, कौन सा हो जाएगा ए, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप ब्लैक बोर्ड में दिख रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ दिस सप्लाई
polarity to the armature terminal of a separately excited DC motor is reversed, the motor will run under the। अगर मेरा सप्लाई टर्मिनल को रिवर्स कर दे तो मेरा मोटर कौन सा कंडीशन में रोटेट करेगा। तो सप्लाई पोलैरिटी जो होता है ना, आर्मेचर टर्मिनल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज रिवर्स। जैसे सप्लाई टर्मिनल रिवर्स करते हैं ना, तो ये जो मोटर मेरा है डायरेक्ट प्लगिंग कंडीशन में चला जाता है। ये आपका इंडक्शन मोटर का कॉन्सेप्ट है। तो अगर इंडक्शन मशीन पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता है कि सप्लाई टर्मिनल रिवर्स करने से प्लगिंग कंडीशन में चला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। देख रहे हैं क्वेश्चन ए, क्या कि इसका फॉर्मूला डायरेक्ट सप्लाई टर्मिनल को रिवर्स करते हैं ना, तो ये मेरा प्लगिंग कंडीशन में चला जाता है। ये ब्रेकिंग का मेथड है। ये जितना भी प्लगिंग है, जो रीजेनरेटिव है, डायनेमिक है, ये सब आपका ब्रेकिंग कंडीशन का मतलब रोकने का काम करता है। ये सब मेथड होता है। तो प्लगिंग कैसे रोका जाता है, वो सप्लाई टर्मिनल को रिवर्स करते हैं ना, तो प्लगिंग कंडीशन में चला जाता है और उसी के चलते ये मेरा मोटर रुकता है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए अच्छे से। पहले आप थोड़ा लेंदी है मगर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा पूछा हुआ, तो आपको इसको अच्छा से बताते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा वहाँ पर। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कर लीजिए। इस क्वेश्चन से बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी निकल जाएगा। देखिए आपका है क्वेश्चन, आपको डीसी सीरीज मोटर के बारे में है। तो डीसी सीरीज मोटर हैज़ एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.06 ओम एंड सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 0.08 ohm. The motor is connected to a 400 voltage supply. The line current is 20 ampere when the speed of the machine is 1100 rpm. When the line current is 50 ampere and the excitation is increased by 30%, the speed of the machine in rpm is। क्या क्वेश्चन बोला, देखिए क्वेश्चन पढ़ ली। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बता। सीरीज मोटर है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सीरीज मोटर है, आपको पहले डायग्राम बनाइए। और सीरीज मोटर में आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है और फील्ड रेजिस्टेंस दिया है। आर्मेचर और फील्ड रेजिस्टेंस दोनों दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि मोटर कनेक्ट किए 400 सप्लाई दे रहे हैं। मोटर जो मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है, सप्लाई दे रहा है 400 से। सप्लाई 400 सप्लाई दी है और लाइन करंट है 20 एम्पियर। लाइन करंट जो ड्रॉ कर रहा है वो मोटर 20 एम्पियर से ड्रॉ कर रहा है। अब व्हेन द स्पीड ऑफ द मशीन, जो इसका स्पीड हो रहा है मोटर का 1100 आरपीएम दिया हुआ है। अब क्या कंडीशन, देखिए यहाँ तक ये कंडीशन पार्ट 1 था। अब यहाँ कंडीशन क्या है, व्हेन द लाइन करंट इज, पहला केस था वो आपका, पहला केस था कि 20 एम्पियर ड्रॉ करता लाइन करंट। अब क्या कर रहा है ना कि वो लाइन करंट ड्रॉ करवा रहा 50 एम्पियर। जब 20 एम्पेयर से 50 एम्पेयर करंट को ड्रॉ करते हैं डीसी सीरीज मोटर और एक्साइटेशन इंक्रीज कर रहा है, जो एक्साइटेशन जो फ्लक्स था वो इंक्रीज हो रहा है 30%, तब अब बताइए मेरा स्पीड ऑफ द मोटर, मतलब स्पीड अब क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले सीरीज मोटर का डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए सीरीज मोटर का, सप्लाई है, ईबी हो गया, ये आर सीरीज हो गया, यहीं आर ए रहता है। चलिए यहाँ तक है। तो इसका ये इक्वेशन निकालते हैं। सीरीज मोटर ईबी 1 इज इक्वल टू V माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर सीरीज। ये आपको इक्वेशन पता है। अगर इक्वेशन नहीं पता हुआ तो ये आपको डीसी जनरेटर में बताए हुए हैं जनरेटर का। तो जनरेटर का जो बताया है ठीक इसका अपोजिट आपका मोटर में हो जाता है। तो चलिए यहाँ वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए आप लिख लेते हैं, जो वैल्यू दिया वो लिखते हैं। देखिए वोल्टेज सप्लाई है 400, सीरीज रेजिस्टेंस दिया हुआ, सीरीज रेजिस्टेंस नहीं मतलब सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस 0.08, आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आर्मेचर रेजिस्टेंस आपका है 0.06। क्लियर है। अब यहाँ चलिए पुट करते 400 माइनस, यहाँ पता है ना आई ए जो लाइन करंट यहाँ पर होता है, ये जो करंट है आई ए इजगल टू आई एल इजगल टू आई एस सी होता है सीरीज में, क्योंकि दोनों सब एक ही है। यहाँ पर जो लाइन करंट यहाँ सप्लाई दिया वही मेरा आर्मेचर करंट है, यही लाइन करंट है, यही सीरीज करंट है, सब इक्वल है। अब देखिए आर्मेचर करंट कितना दिया हुआ है, जो यहाँ पर लाइन करंट दिया हुआ ना वही मेरा आई ए है। तो आर्मेचर करंट दिया हुआ 20 एम्पियर, 20 है। आर ए कितना दिया हुआ, आर्मेचर रेजिस्टेंस देखिए 0.08
0.06 प्लस आर सीरीज कितना 0.08। तो इसको सोल्व कीजिए, कितना आता है देखिए। फिर इसी में देखिए आपको क्या इसके बाद आपको दिया हुआ सोल्व कीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा देखिए, इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया हुआ है तो इसको सोल्व करने पर आता है 400 माइनस 200 इंटू इतना, तो इसका सोल्व करने पर 397.2 वोल्ट ये डाटा है, मतलब आपका इतना आता है EV1 है 397.2 वोल्ट। अब देखिए EV1 निकल चुका है। अब देखिए EV इक्वल टू क्या होता है K फाई ओमेगा एन या एन बोल दीजिए, K फाई ओमेगा होता है, तो उसी को ओमेगा को 2πn/60 होता है, तो यहाँ पे n डायरेक्टली हो गया। तो यहाँ पर देखिए n निकाल लेते हैं। n1 स्पीड कितना हो जाएगा, यहाँ n1 दिया हुआ है स्पीड ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है n1 स्पीड दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1100। देखिए n1 स्पीड जो पहले रन कर रहा था जब मेरा 20 एम्पियर जो ड्रॉ कर रहा था, करंट कितना 20 एम्पियर कर रहा था, तो मेरा स्पीड कितना था 1100। तो यहाँ से हम लोग को K फाई निकाल लेते हैं। K फाई इक्वल टू EV1 डिवाइडेड बाई N1। तो EV1 कितना आया है 397.2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1100। सॉल्व कीजिए, कितना आता है 0.361 इसका वैल्यू है, मेरे पास डाटा वैल्यू है इसी के लिए। देखिए सॉल्व कीजिएगा, इतना आएगा 0.361। ये क्लियर हो गया। यहाँ K फाई एन निकले, ये पार्ट 1 पहला ये जो क्वेश्चन था उसका पार्ट बता दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है ना, अब यहाँ पर जो करंट ड्रॉ कर रहा है ना 20 एम्पियर नहीं ड्रॉ कर रहा है। देखिए क्वेश्चन कितना ड्रॉ कर रहा है, सेकंड में 50 एम्पियर बोल रहा है, तब मेरा स्पीड बताना है। तो सबसे पहले अब इसका डाटा को मिटा रहे हैं। देखिए समझ में आ गया यहाँ तक, इसका डाटा नोट कर लीजिए क्या आ रहा है डाटा K फाई एन का। देखिए यहाँ लिख देते हैं K फाई आई एन का वैल्यू आ गया 0.361, ये वैल्यू लिख दिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए अब बस यहाँ चेंज क्या करना है, ये देखिए ये तो यहाँ निकल गया। अब यहाँ देखिए EV2 निकालते हैं। EV2 का फॉर्मूला यही लगेगा V माइनस आई इंटू RA प्लस आर से, बाकी तो कोई चेंज नहीं हो रहा, बस करंट में चेंज हो जा रहा है। जो लाइन करंट जो ड्रॉ कर रहा था पहले 20 कर रहा था, अब कितना ड्रॉ कर रहा है 50 कर रहा है। यहाँ से 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो EV2 आ जाएगा, यहाँ EV1 नहीं होगा EV2। तो EV2 देखिए EV2 आता है आपका, EV2 निकालिएगा तो 393 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला यहाँ पर पुट कीजिएगा तो 393 वोल्ट आ जाएगा EV2। जब EV2 निकल गया, अब देखिए अब यहाँ फॉर्मूला देखिए क्या दिया हुआ था। अब एक्साइटेशन कितना कर रहा है, φ2 जो है मेरा इंक्रीज कर रहा है ना। देखिए वहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है φ2 जो मेरा है वो इंक्रीज कर रहा है कितना 30% से इंक्रीज कर रहा था। इसका मतलब जो मेरा फ्लक्स जो हो रहा है इंक्रीज कर रहा था φ1 के बराबर में। तो यहाँ का पुट कर देंगे वैल्यू में। देखिए EV2 इक्वल टू K फाई 2 बाई N2, हमको N2 निकालना ना, यही ना स्पीड पूछ रहा है सेकंड में। जब मेरा एक्साइटेशन मेरा 50% कर मतलब 50 एम्पियर कर रहा है, तब मेरा स्पीड बताइए कि क्या मोटर रोटेट कर रहा है, डीसी सीरीज मोटर जो कितना स्पीड से घूम रहा है। तो K फाई 2, तो फाई 2 की जगह में पुट कर लेते हैं। फाई 2 क्या है मेरा 1.3 इंटू φ1 इंटू N2। अब देखिए अब यहाँ पर हमको सारा वैल्यू पता, EV2 निकाले, EV2 जस्ट अभी निकाले 393 वोल्टेज, और K फाई एन का वैल्यू पहले इक्वेशन निकाले थे जब रन कर रहा था, उसका वैल्यू देखिए 0.361 निकाल चुके हैं। अब N2 यहाँ से निकाल लेंगे तो N2 यहाँ आ जाएगा आपका, N2 आ जाएगा EV2 डिवाइडेड बाई EV2 इंटू K इंटू φ1 इंटू 1.3। अब देखिए यहाँ सॉल्व कीजिए। EV2 कितना है, EV2 आपका यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर N2 इक्वल टू EV2 कितना है, EV2 का वैल्यू आपका अभी जस्ट निकाले ना, EV2 कितना है 393। और K फाई एन का वैल्यू कितना है 0.361 इंटू 0.361 K फाई एन और 1.3। देखिए कितना स्पीड आया आपका 837 RPM। देखिए इसीलिए बोले तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्यों बोले थे? सबसे पहले मुझे क्या सीरीज के बारे में बताया, सीरीज मोटर के बारे में बोला। तो सीरीज मोटर के बारे में क्या बोला कि सबसे पहले एक्साइटेशन 20 एम्पियर दे रहे थे हम लोग, एक्साइटेशन दे रहे थे, मैं ड्रॉ कर रहा था लाइन करंट। तो मेरा पहले EV1 निकाले, EV1 वहाँ से निकालने के बाद क्या बोल रहा है ना कि जब मेरा वही लाइन करंट 20 एम्पियर से ड्रॉ करके लास्ट में अब 50 एम्पियर करेगा तो मेरा स्पीड क्या हो गया? तो अंतर तो आएगा ही स्पीड, जब करंट ज़्यादा खींचेगा तो आपका स्पीड मोटर में करंट डिफरेंस आएगा। तो वही आपको N2 के बारे में निकालने बोल रहा था। तो N2 मेरा 837 RPM आ गया। तो इसका आंसर आपका कौन सा है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 837, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक आपको दिख रहा होगा कि ये आपका डायग्राम से रिलेटेड है आपका, मतलब स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा गया, डीसी सीरीज मोटर के बारे में। तो ये तो बहुत बार बताया है, इसको तो आप अपने से ही बता लीजिएगा। देखिए इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। डीसी सीरीज मोटर के लिए आप बता दें नो लोड पर क्या होता है, बहुत हाई होता है स्पीड, डेंजरसली हाई होता है नो लोड पर। तो देखिए कौन सा ग्राफ दे रहा है आपका, नो लोड पर बहुत ज्यादा स्पीड दे रहा है, कौन सा ग्राफ दे रहा है देख के बताइए। यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए ग्राफ सी, ग्राफ को सी को देखिए, एट नो लोड का स्पीड कितना दे रहा है, नो लोड में बहुत हाई दे रहा है स्पीड। ग्राफ सी वाला देखिए, ये ग्राफ सी क्या है, ग्राफ सी के बारे में इस तरह का दिया हुआ, ये स्पीड है, ये करंट है। तो नो लोड पर देख रहे हैं ना, बहुत हाई दे रहा है, यहाँ हाई दे रहा है नो लोड पर। तो यही आपका ग्राफ सी को डीसी सीरीज मोटर के बारे में है। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर के बारे में बोला। तो डीसी सीरीज मोटर के लिए आपका नो लोड पर आपका देख रहे हैं ना कितना हाई जा रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको दिख रहा है मैजिक कॉलम, देखिए क्या दे रहा है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या क्या है पहले ये देखते हैं। लिस्ट 1 में आपको दिया हुआ डीसी, लिस्ट 1 में डीसी मोटर दिया हुआ, लिस्ट 1 में आपका डीसी मोटर दिया हुआ है, डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर, इंडक्शन मोटर। अब देखिए आपको पता है डीसी मोटर किसके लिए यूज होता है, अभी देखना स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए होता है, डीसी मोटर के लिए यूज होता है। डीसी शंट किसके लिए, ओपन सर्किट ओसीसी के लिए, और डीसी जनरेटर यूज करते हैं। और अल्टरनेटर का मतलब है सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में पूछ रहा है। जब भी सिंक्रोनस मशीन पढ़ाएंगे उसमें देखिएगा अल्टरनेटर का यूज भी कर्व, इन्वर्टेड भी कर्व, तो वो आपका अल्टरनेटर देता है। तो अल्टरनेटर आप गया, भी कर्व आ गया। और इंडक्शन मोटर के बारे में बहुत अच्छा से पीछे में नोट्स बताए हुए। तो इंडक्शन मोटर में आपको सर्कल डायग्राम देता है। तो आपका डी का हो जाएगा 1। तो सबसे पहले ए का हो गया आपका कौन सा 4, ए का 4। उसके बाद बी का हो जाएगा बी का 3 कौन सा दिख रहा है आपका, ऑप्शन ए ही दिख रहा है ना। और सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समझ में आ गया ना, अभी सब जितना भी बताया वो समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कम्यूटेटर इन डीसी मशीन एक्ट एज। तो कम्यूटेटर इन डीसी मशीन में कम्यूटेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपका डीसी मशीन बोल दिया है तो डीसी मशीन में मैकेनिकल इन्वर्टर भी यूज़ करते हैं और रेक्टिफायर भी यूज़ करते हैं। क्या डीसी मशीन बोला ना कि जनरेटर बोला जाता है, क्वेश्चन में कम्यूटेटर के बारे में पूछता है कि डीसी जनरेटर तो कौन सा यूज़ करते हैं, तो उसमें कम्यूटेटर यूज़ करते हैं रेक्टिफायर के लिए, मैकेनिकल रेक्टिफायर। और अगर मैकेनिकल इन्वर्टर का बात बोला जाए तो डीसी मोटर के बारे में, तो वो कम्यूटेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डीसी मशीन बोला है तो दोनों लेंगे, डीसी जनरेटर भी लेंगे और डीसी मोटर भी लेंगे। तो डीसी जनरेटर और मोटर दोनों में होता है कि डीसी जनरेटर में आपको पता है ना, डीसी जनरेटर में कौन सा यूज़ होता है, रेक्टिफायर, और डीसी मोटर में कौन सा यूज़ करता है, इन्वर्टर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मशीन बोला है ना, तो मशीन में हो जाएगा आइदर ए और बी, मतलब मैकेनिकल इन्वर्टर भी होता है और मैकेनिकल रेक्टिफायर भी होता है, वही कम्यूटेटर कन्वर्ट करता है। तो आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है, इसका आंसर डी। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, इसी में गलत कर देंगे। डीसी मशीन बोल दिया, डीसी मशीन को जगह डीसी जनरेटर भी लिख सकता था, डीसी मोटर भी लिख सकता है। जनरेटर लिखेगा तो आपको पता है क्या करना है, रेक्टिफायर मारिएगा, और मोटर लिखेगा तो आपको इन्वर्टर बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ यूजिंग डमी कॉइल इन डीसी मशीन।
तो पर्पस ऑफ डमी कॉइल इन डीसी मशीन, अब आपको बताना है कि डमी कॉइल जो डीसी मशीन यूज उसका पर्पस क्या करता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए में आपका है इलिमिनेट हार्मोनिक्स डेवलप इन दी मशीन, हार्मोनिक्स तो इलिमिनेट नहीं करता है इसमें। सेकेंड में इलिमिनेट आर्मेचर रिएक्शन, ये भी नहीं करता, इलिमिनेट नहीं करता आर्मेचर रिएक्शन। अब ब्रिंग मैकेनिकल बैलेंस ऑफ आर्मेचर डीसी में। चलिए ऑप्शन डी देखते हैं, ब्रिंग मैकेनिकल बैलेंस ऑफ द बॉडी ऑफ द मोटर। बॉडी ऑफ द मोटर का ये डमी कॉइल का कोई महत्व नहीं होता, आर्मेचर में जो मैकेनिकल बैलेंस को प्रोवाइड करता है। डमी कॉइल का इसका यूजेस वही चीज होता है कि ब्रिंग मैकेनिकल बैलेंस ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर का मेंटेन करता है, मैकेनिकल को मेंटेन करके रखता है, बैलेंस को, मैकेनिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। यही डमी कॉइल का जो इक्वलाइजर रिंग देता, तो इक्वलाइजर रिंग रहता तो करंट के लिए, मतलब करंट के लिए यूज किया जाता है। और इसी में डमी कॉइल बोला, तो डमी कॉइल में क्या सर वेव यूज करते हैं कि लैप वेव, ये भी जानिए। तो डमी के लिए अगर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ तो इसमें बता दे रहे हैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट। तो डमी के लिए आपको एक्स्ट्रा हम लोग यूज करते हैं, वेव यूज करते हैं। वही अगर आपका इसमें इक्वलाइजर रिंग के बारे में पूछता है तो कौन सा वाइंडिंग यूज करते हैं, लैप करते हैं, क्योंकि इक्वलाइजर में करंट का मेन इंपॉर्टेंट है फैक्ट होता है। तो करंट किस में आता है, लैप में। लैप में जानिए रहे हाई करंट का LAP करके होता है, उसमें करंट ज्यादा होता है। तो लैप के लिए कौन सा होता है, इक्वलाइजर रिंग, और वेव के लिए कौन सा होता है, डमी के लिए। तो ये क्लियर रहना चाहिए, क्वेश्चन इससे भी आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फॉर अ 6 पोल दिया, 6 पोल दिया डीसी मशीन विथ वेव ऑन आर्मेचर, द नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड। मुझे ब्रशेस पूछ रहा है, ब्रशेस निकालने पूछ रहा है, ब्रशेस कितना होगा। तो ब्रशेस का मतलब होता है कि जितना पैरेलल पाथ होगा ना, उसी में ब्रशेस इतना लगाया जाता है, पैरेलल पाथ। तो पैरेलल पाथ का मतलब क्या होता है कि ए, तो ए मेरा निकाल लीजिए, ए का वैल्यू पता चल जाएगा, तो ब्रशेस उतना ही यूज होता है, जितना ए होगा उतना ही ब्रशेस यूज होता है। तो ए के यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में 6 पोल डीसी मशीन विथ वेव ऑन, देखिए क्वेश्चन में वेव दे दिया है, वेव दिया तो वेव का वैल्यू पता है, वेव के लिए पैरेलल पाथ कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है तो यही मेरा ब्रशेस भी 2 हो जाएगा, ब्रशेस मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 ब्रशेस यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि जितना पैरेलल पाथ उतना ब्रशेस यूज करेंगे, तो इसका ब्रशेस कितना यूज करेंगे, 2। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, ए। ये क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी कम्यूटेटर सेगमेंट ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ। जो कम्यूटेटर सेगमेंट रहता है किसका बना हुआ रहता है, कम्यूटेटर डीसी मशीन में जो कम्यूटेटर सेगमेंट रहता है वो किसका बना हुआ रहता है। ऑप्शन देखिए, टंगस्टन है, सॉफ्ट कोयल है, हार्ड ड्रॉन कॉपर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर है। तो जो मेरा ये सब वैल्यू एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, मतलब आप पढ़िएगा इसके बाद बेसिक नोट्स के बारे में, तो ये सब थ्योरेटिकल, इसमें कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि इसको कॉन्सेप्ट में बताएं। तो सिंपल सी बात है कि इसमें कम्यूटेटर सेगमेंट जो रहता है वो मेरा डीसी मशीन किसका बना हुआ रहता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना हुआ रहता है। ऑप्शन बी, हार्ड ड्रॉन कॉपर कम्यूटेटर सेगमेंट, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी, हार्ड ड्रॉन कॉपर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टेस्ला, टेस्ला किसका यूनिट है, टेस्ला किसका यूनिट, देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, टेस्ला के बारे में पूछ रहा है। टेस्ला तो बी का यूनिट है। बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसी को बोलते हैं हम लोग टेस्ला। इसका यूनिट होता है टेस्ला यूनिट। कौन सा है इसका आंसर, देखिए कौन सा ऑप्शन है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का डी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ऑप्शन और देख लीजिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस एच को बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल इज गिवन बाय E इज इक्वल टू -N-d∅dt, वेयर E इज द ईएमएफ इंड्यूस, N is the number of turns, d∅ is the instantaneous flux linkage with the coil in the time dt. The negative sign in the expression is d2. जो EMF फ्राइडे लॉ से ये इक्वेशन जो दिख रहा है आपका यहाँ पर E is equal to -N-d∅dt है, ये फ्राइडे लॉ है, फ्राइडे लॉ।
क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछ रहा ना, जो ये निगेटिव साइन है उसको क्या बोलते हैं? निगेटिव साइन कहाँ से आता है? लेंज लॉ से आता है। ये लेंज लॉ को बोलते हैं। निगेटिव साइन लेंज लॉ को, जो काउस को अपोज करता है लेंज लॉ, तो ये निगेटिव साइन लेंज लॉ। देखिए ऑप्शन कौन सा है यहाँ, देखिए इमिल लेंज, ऑप्शन डी देखिए, इमिल लेंज दिया हुआ है तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इसका डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा वहाँ पर, क्वेश्चन देखिए, पढ़िए उसको और सॉल्व कीजिए उसको अभी। देखिए क्वेश्चन है आपका, द टोटल फ्लक्स एट द एंड ऑफ लॉन्ग परमानेंट बार मैग्नेट इज 100 × 10⁻⁶ वेबर। The end of the magnet is withdrawn through a 100 turns coil in 1/20 second. The induced EMF in the coil is। तो अभी जो फॉर्मूला बताया फैराडे लॉ, इसी से क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी पूछ दिया। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या क्या दिया हुआ वैल्यू। ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। सॉल्व हो जाता है तो आप उसको कमेंट में डालिए आंसर क्या आ रहा है, फिर इसके बाद यहाँ पॉज करके उसके बाद देखिएगा आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए EMF निकालने बोल रहा है। EMF = -N d∅/dt। सबसे पहला बात, N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। माइनस यहाँ पर नहीं दिया है वैल्यू में, मगर ये कॉज को अपोज करता है, माइनस दी। तो N यहाँ देखिए कितना दिया हुआ, N आपका दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है ना 1000 टर्न, 1000 टर्न। d∅ फ्लक्स दिया हुआ है आपका कितना है 100 × 10⁻⁶ वेबर। और dt कितना दिया, dt दिया 1/20 दिया हुआ है, 1/20 सेकेंड, सब वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है बताइए आप। EMF = N d∅/dt। N कितना 1000 × d∅ कितना है 100 × 10⁻⁶ इंटू dt कितना, इसको डिवाइड कीजिएगा 1/20 तो 20 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पावर 6 है तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 कैंसिल और एक नीचे में आ जाएगा 10, तो 0 0 कैंसिल तो 2। EMF कितना आ जाएगा 2 वोल्टेज, 2 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन उसका हो जाएगा आपका 2 वोल्ट, बी नंबर, बी। तो देखिए ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला से क्वेश्चन भी आ गया, इससे कोई आंसर देखिए बी है। तो आज का इतना ही क्वेश्चन बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।